ओके, आज हेडिंग डालिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, देखिए हम लोग धीरे धीरे मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक्चुअली मटेरियल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैग्नेट तो पढ़ चुके हैं, अब हम मटेरियल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक अब धीरे धीरे मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी से उठ करके मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ जाएंगे कि मटेरियल क्या कैसा फील करता है। तो पहली चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो टर्म है ना, वो मैग्नेट के लिए नहीं है, वो मटेरियल के लिए है। मतलब कोई दिया गया मैग्नेट है, मान लो ये दिया गया मैग्नेट है, तो क्या एमिट करेगा, फील्ड एमिट करेगा। अब इस फील्ड में आप मटेरियल ला रहे हो, मान लो ये कोई आयरन का आपने बॉल ले आए, है ना, या कोई टुकड़ा ले आए, तो इसके अंदर ये कितना ज़्यादा इसको मैग्नेटाइज कर पा रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज कर पा रहा है। किसी को ज़्यादा कर पाएगा, किसी को कम पर कर पाएगा। जैसे मेरी बातें किसी को कम समझ में आती, किसी को ज़्यादा समझ में आती हैं। तो जिसको ज़्यादा समझ में आ गया मतलब उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसके कम समझ में आई उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम है, मतलब समझने के लिए, है ना भाई। तो ये कहलाता अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो क्या बनती है डेफिनेशन, इट इज़ द डिग्री टू विच अ सबस्टांस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डिग्री मतलब मात्रा, डिग्री मतलब मात्रा, है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिग्री, it is a degree to which uh, it is a degree to which a substance is magnetized when placed in a magnetic field। ये वो मात्रा है जिसमें कोई सबस्टांस मैग्नेटाइज हो पाता है, समझ गए ना। अगर ज़्यादा समझ मैग्नेटाइज हो पाएगा तो हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा उस सबस्टांस की, और अगर कम हो पाएगा तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम है। ये तो फीलिंग वाली बात हो गई। सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अब समझो। ये आपके पास कोई मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ कोई मैग्नेट है, आप इसके सामने कोई चीज़ लाते हो तो होता क्या है। ये मान लो कोई आर्टिकल आप लेकर के आए इसके सामने, कोई पट्टी, लोहे की पट्टी, टुकड़ा, रेल की पटरी का टुकड़ा, कुछ भी लेके आए, तो होता क्या है बेटा, जब भी कोई मैग्नेट के सामने आप लेके आते हो तो ये वाला इसका एंड क्या बन जाता है, नॉर्थ, और ये वाला एंड क्या बन जाता है, साउथ। तभी तो अट्रैक्ट करता है इसको मैग्नेट के प्रभाव में। अब ये नॉर्थ साउथ बनता है तो बेटा इसके अंदर ये बनते हैं मॉलिकुलर मैग्नेट। क्या बनते हैं इसके अंदर, मॉलिकुलर मैग्नेट, छोटे 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 छोटे। ये मॉलिकुलर मैग्नेट ऐसे ऐसे इसके अंदर बन जाते हैं, बहुत सारे, हाँ, ये मॉलिकुलर मैग्नेट बन जाते हैं। तो अब ये समझो कि अगर किसी सैंपल के अंदर जितने ज़्यादा मॉलिकुलर मैग्नेट बनेंगे वो उतना कर्रा मैग्नेटाइज होगा, उतना ज़बरदस्त मैग्नेटाइज होगा। और मॉलिकुलर मैग्नेट होते क्या है, खुद में छोटे छोटे नॉर्थ साउथ के टुकड़े होते हैं, समझ गए ना। ये छोटे छोटे, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सॉरी ये साउथ है, साउथ है, साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, फिर ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। इस तरीके से कलेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और ये कलेक्ट हो गया यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो जितने ज़्यादा ये फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, समझ गए ना। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फॉर्मूले की लैंग्वेज में कैसे अपन इसको बताएंगे, तो फॉर्मूले की लैंग्वेज में इसको अपन बताएंगे, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द मैग्नेट। हाँ वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस। क्या है ये, मैग्नेटिक मॉलिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाई पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस। समझो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि कितने आपके जो बन रहे हैं मॉलिकुलर मैग्नेट बन रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वी वॉल्यूम में अगर डाइपोल स्ट्रेंथ m, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो जनरेट हो रहा है वो कितना m है। अब मान लो ये पूरा v वॉल्यूम है, अगर इसमें m जनरेट हो रहा है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना जनरेट होगा, m अपॉन v। अगर v वॉल्यूम में m जनरेट हो रहा है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, m अपॉन v। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब इतने छोटे से वॉल्यूम में जितने ज़्यादा ये ज़्यादा बनेंगे, जब भागो यहाँ से, जितने ज़्यादा ये बनेंगे तो उतना ज़्यादा आपका इंटेंसिटी होगा। सो आई इक्वल्स टू एम वाई वी। तो बच्चों फॉर्मूला लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो समझ में आया सभी को। यस सर। हाँ, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू
डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, इसको अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं ना। जितनी ज़्यादा क्रिएट होंगे डाइपोल्स, जितने ज़्यादा बनेंगे, डाइपोल ही तो है, और जितने ठूस ठूस करके डाइपोल बनेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने कम बनेंगे इंटेंसिटी उतनी कम होगी। चलो भाई आगे बात, आगे देखो। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट। हाँ आई, हाँ आई यूनिट की जगह आई हो जाएगा। अब इसको और ज़्यादा इसका थोड़ा उपचार करो भाई। आई इज इक्वल टू व्हाट इज एम, एम मैंने पढ़ा चुका है, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। यस और नो, जिसको आप 12 बोलते हो, अब बोलने के लिए वो तो अपने फायदे के लिए अपन 12 बोलते हैं, बट वो एक्चुअली होती तो लेंथ ही है, तो अपन ने लिख दिया लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं अपन, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई इक्वल टू एम अपॉन ए। एम क्या हो गया यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ, नहीं ये डाइपोल मोमेंट तो एम था, कैपिटल एम था, ये क्या है स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्या बनेगा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो भैया ये अपना बनेगा फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, तो लिखा हुआ है देखो, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सबस्टेंस। नोट कर लो भाई। हाँ अरे आई इक्वल्स टू एम अपॉन वी, बोलो यस। कैपिटल एम मतलब डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू पोल पो ना काय को मास, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, एम मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ अपॉन लेंथ इनटू वॉल एरिया, सॉरी वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया। लेंथ से लेंथ क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो नोट करिए बच्चों, ये देखो फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एम इंटू 12 ले लिया, तो लेंथ अब उसमें 12 ली थी, अपन ने नकल तो किया नहीं कि इसको 12 देख के इसको भी 12 लिखें, अपन ने एल मान ली तो एल थी, इन्होंने 12 मान ली तो 12 है। तो नोट कर लो बच्चों अपना आंसर, एम अपॉन एरिया मतलब पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ओके। चलिए इसकी यूनिट बता दो, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बताई मैंने, एम्पियर मीटर। जो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट मैंने आपको बताई है वो क्या बता रखी है भाई, एम्पियर मीटर। और एरिया क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर, सॉरी यार मीटर स्क्वायर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर। नोट करो, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यूनिट बना लीजिए एम्पियर पर मीटर। बन गया। चलिए अगला टॉपिक है बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये सीएम लिखा है एक्चुअली बेटा, ये काई एम होता है। अब ये काई कैसे बनता है, ये एक्स होता है ना, इसको थोड़ा सा लंबा खींच दो और एम लगा दो, तो लिख लो कॉपी में अगला टॉपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगला टॉपिक डालो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक ना, कैसे होता है, काई एम। ये देखो ऐसे एक्स बनाओ और ये एम, काई, ठीक ना। और कुछ हद तक कुछ ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है, ओके। तो काई एम ऐसे बोलते हैं, इस टाइप का, हाँ इसको बोलते हैं काई, के आई ई, काई, ओके। यस, हाँ ये ऐसे ही कुछ बनता है, एग्जैक्टली देख लेना सिंबल, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ है ना, ऐसे ही, हाँ देख लो काई का सिंबल, कि ना सी उसमें गड़बड़ बना दिया मैंने, काई, सिंबल ऑफ काई, के आई ई, हाँ वही डाल दो, उसी को देखो। नहीं नहीं ये तो कुछ अलग दे रहा है, चलिए छोड़िए, खैर अभी देख लेंगे, आ जाएगा अभी, अभी मेरे को ध्यान आ जाएगा। हाँ ये एक्स बना हुआ है, यस देखो एक्स बना हुआ है उसमें, हाँ ग्रीक काई। तो आप गूगल में मैंने देखा तो बच्चों ये इस टाइप से बना हुआ है, तो वो एक्स ही रहने दो, वो एक्स जैसा ही रहने दो, ठीक ना, मेरे को ध्यान थी वो एक्स जैसा ही होता है। तो ये जो अपन स्मॉल एक्स बनाते हैं ना, तो स्मॉल एक्स को थोड़ा सा ऐसा लंबा खींच देता है, वो काई बन जाता है, ओके, के आई ई। चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो ये अपने पास इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यार ये क्या है ससेप्टिबिलिटी, आपने एक वर्ड सुना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होती है रुकावट, रुकावट। कोई मटेरियल है,
अगर उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है मतलब उसकी रुकावट ज़्यादा है। रुकावट का उल्टा कहलाता है सहूलियत। होता है कि नहीं होता? हाँ, अलाउ करना, सहूलियत। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि किसकी सहूलियत ज़्यादा है। समझ गए? सहूलियत ज़्यादा। तो ससेप्टिबिलिटी क्या बताएगी कि मटेरियल की सहूलियत किसकी ज़्यादा है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की है, सबस्टांस की है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच शोज हाउ ईजिली अ सबस्टांस कैन बी मैग्नेटाइज। ये बताती है कि कोई सबस्टांस कितना जल्दी ससेप्टिबिलिटी, कहते हैं ना तुम उसकी बातों में मत आ जाना, वो नंबर 1 का फ्रॉड है। तो दो टाइप के बंदे होते हैं, एक बड़े भोले भाले जो बातों में आ जाते हैं तुरंत, है ना, तुरंत बातों में आ गए, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है, मतलब वो तुरंत उनके प्रभाव में आ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चों ससेप्टिबिलिटी लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच शोज। वो इसमें मैग्नेट में रेजिस्टेंस नहीं होता, मैग्नेट में ससेप्टेंस है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी में चलता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच शोज, हाँ रिलेट कर सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच शोज हाउ इजली अ सबस्टांस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। लिख लो थोड़ा बहुत, अभी तो लिखोगे ही, नोट्स तो बनाओगे ही। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस विच शोज हाउ इजली अ सबस्टांस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। तो भैया कितना जल्दी सबस्टांस मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना ईजिली हो जाएगा, इस बात को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ओके, इस बात को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। चलिए अब इसका फॉर्मूला लिख लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला लिख लें। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है काई एम इक्वल टू आई अपॉन एच। आई का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ा, मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक। आई का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है मैंने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या होता है अपने पास अभी पढ़ा है मैंने, एच आपको पिछली क्लास में, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। फोर्स, जी हाँ, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या हुआ करती है, एम्पियर पर मीटर इसकी भी यूनिट होती है, और एम्पियर पर मीटर इसकी भी यूनिट होती है। तो दोनों यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गए, तो कुल मिलाकर के इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए थी। सहूलियत क्या होती है, नेचर होती है। मैं आपसे बोलूँगा तो क्यों तुम मुझे कितनी सहूलियत दोगे, तो तुम मुझे थोड़ा ना कहोगे सर हम आपको 4 लीटर सहूलियत देंगे या हम आपको 2 किलो सहूलियत देंगे, यही बोलोगे सर दे देंगे सर जितनी हो पड़ेगी, है ना। तो ये एक्चुअली नेचर है। काईएम क्या है, नेचर है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल का गुण है। तो इसलिए ये जो है नेचर है, इसलिए इसकी नो यूनिट। यस यस, वही है वही है, हाँ बिल्कुल सही। तो नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, काई एम इक्वल्स टू आई बाई एच। इधर ध्यान दो, काई एम इज इक्वल टू आई बाई एच, नोट करो। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नोट कर लीजिए। Chi m is equal to intensity of magnetization upon H, that is equals to, हाँ intensity of magnetization, magnetizing force H, magnetizing force। सो इसकी कोई यूनिट नहीं है। चलो ठीक है, डन। यशराज क्लियर है? यशराज रिप्लाई करो। यस सर। हंशिका क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। यस, सो बेटा लिखो। सो क्या आ रहा है अपने पास, देखिए डेफिनेशन में, it can also be defined as the ratio of intensity of magnetization in a substance to the magnetic intensity, या उसी को मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, अप्लाइड टू द सबस्टांस। ओके, सो काई एम इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच, ससेप्टिबिलिटी हैज नो यूनिट। ये लीजिए, ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ओके ओके, लिखिए रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार ये रिलेशन आता है, लिखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर,
म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी काई एम. रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी काई एम. यार ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर पढ़ा चुका हूँ और आज तो ससेप्टिबिलिटी मैंने पढ़ा दी काई एम. अब दोनों में एक ज़बरदस्त रिलेशन है, वो रिलेशन देखो क्या होता है और याद करो, ये इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा हाइड हो गया इसकी वजह से मैं लिख देता हूँ. म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम. नोट कर लो, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम. म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम. म्यू आर की वैल्यू म्यू आर प्लस इक्वल टू 1 प्लस काई एम. ओके युवराज, इसको लेके जाओ, गुड़िया को लेके जाओ. सो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम. तो बच्चों ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम. थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं. म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम. हाँ और क्या भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी ये हो गई, ससेप्टिबिलिटी ये हो गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशन ये हो गया. समझ गया जी. चलिए अब समझिए कि अगर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जीरो ले लेंगे, मतलब ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू जीरो, तो म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस जीरो इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1. तो बना लो स्पेशल केस बादलों के अंदर कि अब यही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, यही पॉइंट बनते हैं कि बताइए जिस समय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीरो है उस समय रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी? लिख दो 1. लिख लो, लिखो काई एम इक्वल्स टू 0, काई एम इक्वल टू 0, म्यू आर इक्वल टू 1, म्यू आर इक्वल टू 1. ठीक है ना, म्यू आर इक्वल टू 1. थोड़ा फिर से देखेंगे क्या समझाया मैंने आपको. मैंने आपको पढ़ाया म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम. अब ध्यान से देखो, काई एम मतलब ईज, ईज ईज सहूलियत. अगर काई एम की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, देखो समझो, फील करो, 2 है, 4 है, 5 है, काई एम की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, तो म्यू आर इक्वल टू 1 से बहुत बड़ा, मतलब 1 प्लस 1 से बड़ा. हाँ या ना? तो म्यू आर भी क्या आएगा? 1 से बहुत बड़ा आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, वो आई एम से, काई एम से तो बड़ा होगा और 1 से भी बड़ा रहेगा. और आपको याद होगा मैंने रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब बताया था. रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब होता है पर म्यू आर इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ द एयर. मतलब म्यू आर बहुत ज़्यादा है, मतलब फ्लक्स को निमंत्रण देगा, आ जाओ मेरे अंदर से, बहारो फूल बरसाओ. ठीक है ना, मेरे अंदर से आओ. तो मतलब सहूलियत ही तो है. जब सहूलियत बढ़ा के दे रही है तो मटेरियल भी तो ज़्यादा सहूलियत करेगा कि आओ मेरे अंदर से जाओ. तो सारी चीज़ें फिर से देखो भाई, मैंने क्या कहा, काई एम की वैल्यू 1 से बड़ी है तो म्यू आर की वैल्यू भी क्या होगी? 1 से बड़ी होगी. म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. अब देखिए म्यू आर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, म्यू आर इक्वल टू मटेरियल की परमेबिलिटी अपॉन हवा की परमेबिलिटी. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो. मटेरियल की परमेबिलिटी कितनी होगी? म्यू आर इंटू म्यू नॉट होगी कि नहीं होगी? अब जब ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा है तो इसके प्रभाव से ये भी तो बड़ा होगा. ये बड़ा होगा मतलब क्या कहेगा? ज़्यादा बड़ा है तो ये क्या कहेगा? फ्लक्स आओ और मेरे अंदर से जाओ. समझ गए ना, ये सपोर्ट करेगा. क्लियर हो गया? चलिए, तो भैया ये हो गई एक बात. अब आ जाइए, अब पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ तो खैर पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने पढ़ी थी ना, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर. अब ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हेडिंग डालिए सभी लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. लिख लो, है ना, उसको लिख सकते हो, ये बाद में लिख लेना. लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. अब थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ अपने स्टाइल में, आपको वही समझना है जो मैं अभी बताऊंगा. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल. चलिए, पुरानी बातें अब यहाँ पे आने वाली हैं, थोड़ी सी पुरानी बातें. बच्चों आपको याद होगा अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, और कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा हम लोगों ने? कूलम्ब्स लॉ में हमने आपको बताया कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R². क्या था ये था दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स.
जो कि r डिस्टेंस पर रखे हुए थे, उनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो आपने कहा सर Q चार्ज तो रखा है, बट दूसरा वाला जो चार्ज होता है उसको ले लो +1 कूलाम। कितने कूलाम? +1 कूलाम। तो +1 कूलाम पर लगने वाले फोर्स को, यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका डेरिवेशन आप लोगों ने क्या निकाला? उसको आपने कहा E इज इक्वल टू F अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ध्यान से देखना, 1/Q0 को थोड़ा साइड करो, खोपचे में ले जाओ, और F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बब्बर शेयर Q चार्ज इंटू यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या था? Q0 इंटू Q0 अपॉन R का स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल। फिर बैंड बाजा बजाते हुए आपने इंटेंसिटी निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। भाई बैंड बजा इसलिए बजा क्योंकि बहुत धांसू फार्मूला था, इसने हमारे बहुत सारे काम बनाए इस चैप्टर के, समझ गए ना? तो ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो ये अपने पास आ गई ई की वैल्यू। ये इलेक्ट्रिसिटी के केस में थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे भी हमारे सामने एक विचार आ रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बना लो ऐसी, क्योंकि हाल फिलहाल अपन ने क्या पढ़ा है? कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ा है। तो पिछली क्लास में मैंने कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ आपको। देखो क्या पढ़ाया था मैंने आपको, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बताया था आपको वो क्या था, ये दो भाई। मैंने ये बताया था कि दो अगर पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 रखे हों जिनके बीच की डिस्टेंस r हो, तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल अप्रोशनल वो सब नहीं करूँगा, मैं करवा चुका हूँ, इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलो जी हाँ है ना? अब ये हो गई फोर्स। अब चलिए वही वाला सीन यहाँ पे लेके आ जाओ। क्या निकालना है अपन को? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी भाई? काय को मास भूल गए, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। देखो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज था वहाँ पे क्या है? फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। भाई जैसा वहाँ किया वैसा यहाँ करो, वहाँ पे टेस्ट चार्ज लेते थे, यहाँ पे टेस्ट पोल ले लो। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल या फोर्स पर यूनिट टेस्ट यूनिट पोल, ठीक है ना? चलो देखते हैं कैसे निकलेगा बेटा। देखो तो एक काम करो, ये अपना बब्बर शेयर ले लो, m पोल स्ट्रेंथ, समझ गए ना? ये धूम मचा रहा होगा चारों तरफ। मान लो r डिस्टेंस पे यहाँ पर अपन ने m0 चार्ज रखा नापने के लिए कि इसकी कितनी धूम है। तो m0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू m0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना है? F। तो m0 चार्ज पर m0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स है F, मतलब m0 चार्ज पर लगने वाला फोर्स है कितना? F की वैल्यू रख दो। क्या पढ़ा है F की वैल्यू? μ0 अपॉन 4 पाई। बोलो यस और नो। इनटू पहला चार्ज बब्बर शेयर m, दूसरा चार्ज, चार्ज मतलब पोल स्ट्रेंथ, चार्ज भावनाओं को समझो, बोल रहा हूँ चार्ज मगर मीनिंग क्या है? पोल स्ट्रेंथ। निशान समझ में आ रहा है? उड़ रहा है? अपॉन R स्क्वायर, समझ गए ना? ये m0 पर है, तो यूनिट के लिए m0 कहाँ चला जाएगा? नीचे। यूनिट के लिए m0 नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन m0 और μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक ना? ये पाई इंटू m0 बाई R स्क्वायर। ये लो जी, m0 से m0 क्या हो गया? कैंसिल। बन गया फॉर्मूला μ0 अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना? तो फॉर्मूला बनाइए सभी लोग, B इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो कैसे बना? एसेंशियली ये फॉर्मूला कैसे आया इस चीज़ को बस नज़र रखो। B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट पोल, फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल। यूनिट टेस्ट पोल पर लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भैया लो 1 अपॉन m0 को साइड कर लो, और F की वैल्यू बहुत बार बता चुका हूँ, 1/4 पाई बब्बर शेयर m0 अपॉन R का स्क्वायर। m0 से m0 कैंसिल, फार्मूला बनाइए μ0 अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन R स्क्वायर। नोट करिए, ये है B वेक्टर। हाँ जी नोट कर लो, B वेक्टर। ये सब अच्छे से कर लेना भाई, इसको PDF भेजूंगा तो इसको देख करके अच्छे से, हाँ वेक्टर फॉर्म भी होगा बिल्कुल, वो पोल के हिसाब से होगा।
अगर नॉर्थ नॉर्थ होंगे तो रिपेल आगे की तरफ झटका मारेगा, और अगर नॉर्थ साउथ होंगे तो इंटेंसिटी पीछे की तरफ बुलाएगी। समझ गए ना? तो अगर आप वेक्टर की फॉर्म बोलते हैं तो एक काम करता हूँ मैं, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताता हूँ बेटा, एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर कैप। क्या आ जाएगा, आर कैप। क्यों? क्योंकि धक्का लगेगा तो ये तो बाहर लगेगा रेडियस के डायरेक्शन में, या तो अंदर, है ना? तो बाहर और अंदर दोनों को अगर एक साथ दिखाना चाहते हो तो प्लस और माइनस ले लो। चलो लो यार, एक बात बताओ, ये जो फोर्स लगता है मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ का, साउथ और साउथ का, वो उसी की रेडियस की डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता? तो बस, तो रेडियस की डायरेक्शन में कहाँ जाओगे? रेडियस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है ना, तो आर कैप ही तो लोगे। तुम्हारा दोस्त कहता सिविल लाइन कहाँ है, तो पूरा छोड़ के आओगे कि हाथ दिखा दोगे? तो हाथ दिखाना मतलब यूनिट वेक्टर, रास्ता बता दिया। हाँ ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया, ऐसे कि ऐसे चले जाओ। चलो क्लियर सबको, बोलो। Yes, sir. हंशिका क्लियर? यस सर। आप लोगों के टर्म 1 के सिलेबस में केवल 2 चैप्टर अपने बचे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है आपका, एक और कौन सा यार, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बड़े आराम से बहुत समय मिलेगा हम लोग को रिवीजन करने का, शानदार, गजब गजब टाइम मिलने वाला है। बिफोर टाइम अपन सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट टर्म का। बाकी ये है कि सेकेंड टर्म में आप लोग को टाइम कम मिलेगा। चलिए तो बच्चों, ये हो गया पहला कार्यक्रम आपका, ठीक है ना? अब हमें प्रूफ करना है, ध्यान दे इधर, अब हमें प्रूफ करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। तो क्या निकालना है हमें? ओके, हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू आ मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। चलो पहले हेडिंग डाल लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत काम का डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, चलो अब मैं कुछ याद दिलाता हूँ। मैंने इसके पहले आप लोग को जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी तो आपको याद होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज था। ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को ज्वाइन करते हुए एक डाइपोल वेक्टर जाता था जिसको पी बोलते थे, और यहाँ पर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाई थी। और ई की वैल्यू कितनी निकली थी, यदि आपको याद हो, अच्छे से पढ़ाई करे होगे, टेस्ट दिए हो, अभी भूले नहीं होगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। बोलो याद आया? एक्सियल पोजीशन पर निकलती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। निशान तुम्हें दिख रहा कि नहीं दिख रहा है ना? और दूसरा भैया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इंटेंसिटी निकलती थी वो क्या निकला करती थी, वो बैक साइड जाती थी, याद करो, क्योंकि पी वेक्टर जाता था इधर की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये बैक साइड आया करती थी, तो वो इंटेंसिटी निकलती थी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। ये आर क्या है? ये डिस्टेंस है, जो डेडिकेटेड पॉइंट है आपका, उसकी सेंटर से लेके दूरी है। दिस इज ऑल आर। तो आज हमको ये काम करना है, तो बट पहले मैंने ये काम किसके लिए किया? पहले मैंने ये काम किया इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। आज मुझे यही काम करना है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने इसको केवल 4 लाइन में लिख दिया है। ये केवल 2 दे दिया, 2 एक्सियल का लिख दिया है, 2 इक्वेटोरियल का लिख दिया है। इतना छोटा दिखा दिया है आपको, बट ये इतना छोटा है नहीं, ठीक है ना? ये अच्छा खासा है। चलो इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहला पॉइंट आई होप आपने डाल लिया भाई, मैग्नेटिक डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू है मैग्नेटिक डाइपोल। चलो भाई आ जाओ, ठीक है बेटा, डाल ली हेडिंग। चलो तो अब ये अपने पास में क्या है, ये साउथ पोल है बच्चों, और ये अपने पास में क्या है, नॉर्थ पोल है। यार ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा सा कम करो इसको, नहीं जगह नहीं बचेगी।
ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इसकी पोल स्ट्रेंथ ले लो बेटा m, और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ होगी m। सर इक्वल क्यों होगी? अरे मैग्नेट के दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ इक्वल ही होती है, ठीक है ना। चलो 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 चलो, इसके इस पॉइंट पर यहाँ पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जहाँ पे भी इंटेंसिटी निकालना पड़ता है मैं क्या रख देता हूँ? यूनिट नॉर्थ। क्या रख देता हूँ? यूनिट नॉर्थ। तो ये पॉइंट P है बेटा, इस पॉइंट P पर क्या प्लेस कर दो? यूनिट नॉर्थ पोल। वो फुल स्ट्रेंथ मतलब वही ना, वही कितना है? पर यूनिट, हाँ वही निकालने वाले हैं। यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया, समझ गए ना। अब B का फॉर्मूला मन में धारण करते हुए, है ना, जैसे कथा कहानी सुनते हो ना, तो प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए, ऐसे B का फॉर्मूला का ध्यान करते हुए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ अपॉन R का स्क्वायर। R क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 2L। देखो बच्चों ये डिस्टेंस है क्या? 2L। तो सेंटर में होगा O, सेंटर में क्या होगा? O। तो आधी इधर की L और इधर की भी आधी L। बोलोगे सर ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ये पॉइंट है R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर है। अब चलो, अब शुरू हो रही कार्यवाही। ये अपने पास साउथ पोल है, ये अपने पास नॉर्थ पोल है। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, मजे के साथ देखो। तो नॉर्थ पोल के कारण ये क्या रखा है? यूनिट नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल। बताओ आगे की तरफ धक्का मारेगा या पीछे की तरफ बुलाएगा? ये नॉर्थ पोल है और ये यूनिट नॉर्थ पोल है। बताओ हंसिका, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को कहाँ धक्का मारेगा? आगे धक्का मारेगा या पीछे बुलाएगा? सर आगे मारेगा। बिल्कुल सही, आगे की तरफ धक्का मारेगा। तो इंटेंसिटी क्या डेवलप होगी बेटा? B1 ले लो इसको। तो B1 का मॉड निकाल लेते हैं बेटा हम, B1 का मॉड। तो B1 इंटेंसिटी राइट साइड में डेवलप होगी, तो B1 का मॉड निकाल लो। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल क्या है? स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस क्या है बेटा? N से लेके P तक की डिस्टेंस। ध्यान से देखो, इतना तो कर सकते हो। यहाँ से टोटल यहाँ तक की कितनी है? R है। इतने में से L कट गए ये वाले, तो कितना बचा यहाँ से यहाँ तक का गैप? R माइनस L। अरे यार एक बात बताओ, मॉड, कंफ्यूज हो गए तुम। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को हटा करके बाकी जो बचता वो मैग्नीट्यूड ही तो होता है। तो अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई? R माइनस L का होल स्क्वायर। अपन R के लिए तो कुछ और निकालते थे ना, R के लिए कुछ और निकालते थे। R mod इक्वल्स टू R वेक्टर R कैप अपॉन, वो यूनिट वेक्टर जब लगाओ तब ब्रेक किया जाता है। वो आप ये कह रहे हो कि वेक्टर आर कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस आर। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना अभी हमें। मैंने कहाँ इस फॉर्म में शो किया इसको? मैंने तो सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाला है, जो आपने फार्मूला मुझे निकलवाया अभी पीछे, ये वाला फार्मूला B वाला। हाँ उसी से मैंने हाँ बस R में से L माइनस कर दिया। इसको दे दो नंबर 1। चलो नोट करो जल्दी से सभी लोग। लिखो B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। यशराज समझ में आ रहा है? यशराज? यस सर। हाँ कहीं दिक्कत हो तो पूछना भाई। सो म्यू नॉट, यस सर। फिर से बता देता हूँ, चलो देखो एक बार फिर से देख लो। R माइनस L कैसे आया? सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। और हमारी इंटेंसिटी यहाँ के कारण यहाँ पर पड़ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक R है, जिसमें से इतना बैठा हुआ है क्या? L। तो R में से L कट लिया तो क्या बचा? R माइनस L। बनाओ डायग्राम अच्छे से, डायग्राम अच्छे से बनाइए। ये L में यहाँ से मिटा दूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये लो, जिसको कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना भाई, 5 बार 10 बार बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये L लिखा हुआ है। ठीक है, तो B1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मतलब मैग्नीट्यूड मतलब दम, बिना डायरेक्शन के। तो मैंने ये निकाला मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। चलो चले आगे, लिख लिया सबने? क्लियर? हंसिका डन? डन बोलो। यस सर डन। चलो अब अगला देखो बच्चों,
अब इसका तो निकाल लिया, आगे की तरफ फॉरवर्ड धक्का मार रहा है। अब इसका निकालते हैं, इस वाले का, साउथ का। तो ये बताओ साउथ वाला पोल नॉर्थ वाले को, जो यूनिट नॉर्थ रखा है, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर बुलाएगा। तो B2 जो इंटेंसिटी टूटेगी वो पीछे की तरफ टूटेगी। तो चलो B2 का मॉड निकालते हैं। तो B2 का मॉड इक्वल टू फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, देखो पोल क्या है, स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर ध्यान से देखो, आर मतलब दूरी का स्क्वायर। तो ये यहाँ है और ये यहाँ है, इतना आर है और आधा इतना एल है, तो क्या हो गया, आर प्लस एल, है ना, हुआ ना। अरे भाई इतना आर है और इतना एल है, तो जुड़ करके कितना हो गया, आर प्लस एल। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज रिलेशन नंबर 2, ये बन गया रिलेशन नंबर 2। पिछले वाले में पास में था, पिछले वाले में इधर था ये, तो इसके कारण दूरी बन रही थी आर माइनस एल। इस वाले में दूरी बन रही है आर प्लस एल। सिंपल इतनी सी बात हुई है और कुछ भी नहीं। तो एक बन गया आर प्लस एल और एक बन गया आर माइनस एल। ठीक है, नोट करिए सभी लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हो क्या रहा है बच्चों, ये पॉइंट बी है, इधर की तरफ ये B1 घल रहा है और इधर की तरफ जो है B2 लग रहा है। अच्छा, B1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो पॉइंट है, जो इधर नॉर्थ वाला है, वो पास में है और साउथ वाला जो है दूर में है। तभी तो आर प्लस एल दूरी ज़्यादा है ना। तो दूर वाले की पावर हमेशा कम लगती है और पास वाले की पावर हमेशा ज़्यादा लगती है। तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट पर आपका जो नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सर B एट पॉइंट P, BP का जो मैग्नीट्यूड आएगा, बड़ा वाला B1 का मैग्नीट्यूड माइनस छोटा वाला B2 का मैग्नीट्यूड। नहीं आया समझ में? इस पॉइंट P पर B1 लग रहा आगे की तरफ, B1 बड़ा है और B2 छोटा है। बोलो यस। अगर एक पॉइंट पर राइट साइड में 10 न्यूटन लग रहा है और इधर लग रहा है 2 न्यूटन, तो बताओ फोर्स क्या होगा, 10 माइनस 2 या 2 माइनस 10? हाँ, ज़्यादा में से कम, तो 10 में से 2, इस तरीके से B1 माइनस B2। तो B1 की वैल्यू रख दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन, कितना हो जाएगा भाई, स्मॉल m अपॉन B1 की वैल्यू r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन, बिल्कुल नेट निकाल रहे हैं ना इस पॉइंट पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, साथ में m भी कॉमन, जो जो बच गया वो लिख दो, 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो नोट करो, इतना नोट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर है एकदम, जैसा इलेक्ट्रिसिटी का था एकदम वैसा ही है, बस जहाँ जहाँ Q था वहाँ वहाँ M कूद रहा है, बस और इतना ही रहा है। ये सर आज आ रहा समझ में, सिर के ऊपर से जा रहा है। यस सर, आ रहा हूँ। वन अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो पुट कर दें बेटा, इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई m। चलो m है, अब इसको सॉल्व करो बड़े आराम से। क्या करना है, एलसीएम। तो ये नीचे वाला ऊपर कूदेगा इधर और ये वाला ऊपर कूदेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर और नीचे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, ये दोनों स्क्वायर को समेट करके इन दोनों का पावर होल स्क्वायर बना दो। चलो अब लगा दो फॉर्मूला, 10th क्लास वाला फॉर्मूला और छोटी क्लास का 8th क्लास का फॉर्मूला। स्मॉल m r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस है, ये माइनस लगाया,
आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या खोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का अटैक होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये बचता है माइनस 2RL, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे m भी बैठा है, और साथ में 2RL प्लस 2RL मतलब 4RL, 4RL 2RL है और 2RL 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ और ध्यान देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ये जो m है इसको अंदर भेज दो, और कैसे अंदर भेजो, जुगाड़ के साथ। ये 4 है, 4 को लिखो 2R इंटू 2ml, ध्यान से देखो, 4 को लिखा 2 इंटू 2, 4 को लिखा 2 इंटू 2, R को साइड में पकड़ा दिया 2 को, और 2ml अंदर बच गया, देखो वही तो बचेगा, 2 2 जा 4 R M L, और वैसे भी क्या था 4 R L M, तो वही था, बस उसको ऐसे लिख दिया अपॉन क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये 2ml क्यों लिखा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की दूरी। जैसे वहाँ पे पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई दोनों के बीच की दूरी, याद आया। तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पोल मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की दूरी, जिसको बोलते हैं m इंटू 2L या 2ml। तो क्या बन जाएगा ये, कैपिटल M, क्या बन जाएगा ये, कैपिटल M। नोट करिए यहाँ तक सभी लोग। हंशिका क्लियर हो रहा अच्छे से, सर ये 4RL वाला स्टेप बता दो फिर से। हाँ बेटा देखो 4RL वाला स्टेप फिर से देख लो बेटा, ये M बाहर बैठा है, बोलो हाँ, यस सर। M को अंदर लेके आ गए, चलो M अंदर आ गया, ये लो M अंदर आ गया, ओके। यस सर। अब ये बताओ, ये जो 4 है, 4 में बना 2 इंटू 2 बना, यस सर। तो एक 2 उठा के LM के साथ में दे दो, तो क्या बन जाएगा 2LM, और बाहर क्या बनेगा 2R, बनेगा नहीं बनेगा, यस सर। बस तो 2ml बन जाएगा कैपिटल M। चलो चले आगे, लिख लिया विद्यार्थियों, आगे चलें। यस सर। ओके चलो, तो रख दो बेटा 2ml की वैल्यू कितनी रख दोगे, कैपिटल M। तो फॉर्मूला आ गया फाइनली हमारा, लिखो B इज इक्वल टू, बी का मॉड, सॉरी B का मॉड इक्वल्स टू, B नेट चल रहा ना, हाँ तो वही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2ml की जगह M, और 1 मिनट और क्या बचा है, एक R भी बचा है, तो 2 कैपिटल M स्मॉल r, और नीचे क्या आया है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो नीचे आया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका फॉर्मूला एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब देखिए, हाँ ये आपका फाइनल रिजल्ट है, स्केलर फॉर्म में है ना, अभी वेक्टर फॉर्म में बदल देंगे, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए अगर आपका डाइपोल बहुत स्मॉल है, फॉर स्मॉल डाइपोल लिखो, फॉर स्मॉल डाइपोल, अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल बहुत स्मॉल है, मतलब क्या होगा, इसके बीच की जो दूरी है, डाइपोल की बीच की दूरी, ये जो L है ये बहुत छोटी होंगी, और जो पॉइंट बाहर का बैठा है वो बहुत बड़ा कहलाएगा, मतलब R हो जाएगा बहुत बड़ा और L हो जाएगा बहुत छोटा, तो इसका मतलब R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन L, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। इसका मतलब जो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है उस पर केवल किसका इफेक्ट बचेगा, R स्क्वायर का, L स्क्वायर का इफेक्ट गायब हो जाएगा, समझ गए भैया, R L से बहुत बड़ा है,
तो आर एल से बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर के सामने एल स्क्वायर को रखोगे तो कौन दिखाई देगा, आर स्क्वायर, बस वो नेग्लेक्ट हो गया। तो चलो भाई आ जाओ फॉर्मूले में, तो फिर क्या हो जाएगा, बी स्मॉल, स्मॉल क्यों लगाया, क्योंकि छोटा डाइपोल, तो बी स्मॉल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऊपर 2 एम आर, और नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, लो कट कुट दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल एम स्मॉल आर, आर की पावर 2 का पावर 2 मतलब आर की पावर 4, एक पावर से नीचे की एक पावर कैंसिल, 3 पावर बची। फाइनल आंसर लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। नोट करो स्मॉल डाइपोल की वजह से, बी स्मॉल, बी स्मॉल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब। इससे डेरिवेटिव रिलेशन बन सकते हैं कि बताइए बी कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब डायरेक्टली। तो बादलों के अंदर फॉर्मूला लिख लो, एक शॉर्ट ट्रिक जो आपके एग्जाम में आ सकती है, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है ना, अभी अच्छे से समझो, जो ना समझ में आए पूछो, बाद में नोट करके एक बार बढ़िया पावरफुल नोट्स बना के देना, ठीक है ना। क्लास टाइम के नोट्स कोई नहीं भेजेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। क्लास टाइम के मतलब अभी वाले फोटो खींच के नहीं भेज देना, सबके ऊपर गैर जमानती मुकदमा दायर होगा, नहीं तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है ना। सो भैया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपका डेरिवेशन, ठीक है ना। अब आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम वेक्टर फॉर्म बता दें इसका, कि सर इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो b इक्वल टू क्या आया है, b इक्वल टू, हाँ ऊपर वाला था, नीचे वाला उसका रिजल्ट है, शॉर्ट रिजल्ट है। तो b इक्वल टू क्या आया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एम अपॉन आर क्यूब, ये आया है। सर वेक्टर की डायरेक्शन बता दो। देखो क्या हुआ था, यहाँ पर एक वेक्टर इस तरफ गया था, जो बड़ा वाला था b1, और ये छोटा वाला इससे निपट गया था b2, तो जो फाइनली डायरेक्शन हमारी आई थी वो यही तो आई थी, है ना। तो ये किसकी डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिए, आर की डायरेक्शन में है, जो कि आर की डायरेक्शन में है, तो क्या लगाएंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एम अपॉन आर क्यूब डॉट आर कैप। नोट करिए, नोट करिए, ये है डायरेक्शन, आर कैप मतलब आर की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में आपका बी एक्ट करेगा। समझ में आया अच्छे से, मतलब आर बचा था तो इसलिए आर बचा नहीं था, आर की डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड। देखो ये पोल रखा था, ये पोल रखा था, बोलो यस। और ये दोनों, एक मिनट, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की जो थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी अपने पास, इसको अपन ने आर माना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। एक और सुंदर बात मैं बोल सकता हूँ आप लोग को, रुक जाइए। जो डायरेक्शन जा रही है वो जा रही है साउथ टू नॉर्थ, क्यों, आर कैप से भी सुंदर बात बता रहा हूँ, अच्छी बात। आर कैप तो कंफ्यूज कर रहा है एक तरीके से, और एक बढ़िया बात देखिए, जो डायरेक्शन जा रही है वो इधर जा रही है, और हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कहाँ होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो आर कैप को गोली मारो, सीधे एम के ऊपर वेक्टर लगाओ ना, क्योंकि एम भी कहाँ जाता है, साउथ टू नॉर्थ, और हमारा फील्ड भी कहाँ लग रहा है, साउथ टू नॉर्थ। तो सीधे एक काम करो, आर कैप को गोली मारो, सीधे एम के ऊपर वेक्टर लगाओ, एम खुद बैठा हुआ है, एम के ऊपर दे दो वेक्टर, ठीक है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई, हेलो बोलो सर भाई। रिपीट। फिर से रिपीट करूं, चलो देखो, देखो बेटा, ये अपने पास साउथ पोल था, ये अपने पास नॉर्थ पोल था, और इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन निकली वो ऐसे निकली। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं आपको बता चुका हूं कहाँ चलता है, साउथ टू नॉर्थ। तो ध्यान से देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्या एक ही डायरेक्शन है कि नहीं है, बोलो यस बोलो। सर। हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एम था,
अपॉन आर क्यूब। अब मुझे बी का वेक्टर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है बी का वेक्टर, और किसके डायरेक्शन में जा रहा है, एम के डायरेक्शन में, तो जो एम का वेक्टर है वही बी का वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन लगा दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बेटा बी वेक्टर और एम वेक्टर पैरेलल है ना, तो दोनों एक ही साथ चलेंगे, एम वेक्टर बी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्सीएल में। इसमें एक कंफ्यूजन जा रही है। क्या कंफ्यूजन है? एम को तो अपन ने कहीं रखा ही नहीं। किस चीज को? इसमें ऐसा बोला जा सकता ना, ये आपका डायग्राम था ये वाला, इसमें आप बोल रहे हो कि आर के बराबर। अरे एक मिनट भाई, नहीं हम एक मिनट आप हमारे हम्म तो ये आर था सर, मतलब निगलेक्ट करके आर स्क्वायर आया था, हाँ, तो उसके ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आर के ही डायरेक्शन में वो जा रहा है। नहीं 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 नहीं, आर हमने डिस्टेंस ली है, आर हमने डिस्टेंस ली है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एम है, तो एम के सपोर्ट में ही वेक्टर जाएगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन याद हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ भी पी वेक्टर का सपोर्ट करता था, क्योंकि यहाँ पर पी वेक्टर जो होता था वो -2 प्लस जाता था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर होता था ना, -2 प्लस जाया करता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और यहाँ पर जो वेक्टर जाता था बच्चों वो फॉरवर्ड जाता था इसी की डायरेक्शन में, तो जो पी का डायरेक्शन होता था वही इस वेक्टर का डायरेक्शन होता था। समझ गए? तो आप पी का लगा सकते हो वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको दिशा देना है बी को, तो बी की दिशा पी के जैसे है, तो जो पी की दिशा वो बी की दिशा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आज की क्लास? पी क्या है सर? पी चलो, पी मतलब ये पी जो है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये मैं रिलेट कर रहा हूँ कि यही डेरिवेशन, बिल्कुल यही डेरिवेशन मैंने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है। वहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता था, यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। मैं रिलेट कर रहा हूँ कि दोनों एक जैसी बातें हैं। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कंफर्म है, एकदम क्लियर है? तुम यशराज तुम तो बैठे रहो बेटा आराम से चुप एकदम। मैंने 10th क्लास में एक अलग यशराज देखा, यस सर। तुम जो है इतने डिप्रेस्ड रहते हो, यस सर बोलोगे तो ऐसे कि बिल्कुल बड़ी बुरी हालत में बोल रहे हो। क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या यशराज कुछ भी? नहीं सर। तो नहीं आया तो क्यों नहीं बोले सर कहाँ से नहीं आया? माइक सुनो, क्लास में रहते हो कि नहीं रहते हो बताओ? सर रहता हूँ। फिर क्या दिक्कत हो रही, क्यों नहीं आया समझ में? नहीं मैंने सर ये बोला नहीं सर आया, अच्छा वो नहीं मतलब सर आया, उस बात पे। अच्छा थोड़ा एनर्जेटिक वाले मोमेंट में रहा करो यार, जैसे कूदते खेलते रहते थे। अभी तुम बिल्कुल जी सर। एक प्रॉब्लम में रहते हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। चलिए देखिए, अब यार ये एक्सियल पॉइंट पे आ गई, ये देखो अब ये मैंने जो लिखा है फाइनल रिजल्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मैंने ये आपको डेवलप करा दिया, देख लो पहला पॉइंट कराया था बी एट पॉइंट पी फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद मैंने कहा एल इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, तो चिंता मत करना, इन लोगों ने एक्स लिया है, मैंने आर लेके करा दिया। तो 1/μ0/4π×2/x², ये लिखो। ये तो स्केलर फॉर्म में, वेक्टर बनाया ही नहीं है। वेक्टर बनाना हो तो इस पे एम के ऊपर वेक्टर चढ़ा दो, यहाँ बी के ऊपर भी वेक्टर चढ़ा दो, तो ये वेक्टर फॉर्म बन गया। अब दूसरा करने वाले हैं, वाले का नहीं होगा वेक्टर, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा, लगा दो यहाँ पे, लगा दो एम वेक्टर, वो भी तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, पी पे भी लगा और बी पे भी लगेगा, बिल्कुल ही ऊपर वाले का भी होगा। भाई जो वेक्टर क्वांटिटी है उनमें आप वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है ना। बट एग्जाम में जब पूछे कि वेक्टर फॉर्म में लिखो तभी लिख करके आना, ज़बरदस्ती नहीं लिख करके आ जाना, है ना। चलो सेकेंड पॉइंट, हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट, अभी अच्छे से समझना, देखो जहां पर डाउट हुए तुरंत सर वहीं ये पर रोको। डायग्राम एक्सियल पॉइंट का है? नहीं ये दोनों का है बेटा, अभी इसमें एक साथ दोनों कर दिए, एक्सियल में केवल यहां तक रहेगा बेटा, ऊपर को बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है ना। यस सर। चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, केवल एक्सीएल का आएगा डायग्राम, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है ना। चलिए ये सब तो पुराने बने हुए हैं, इसको हटा दूँ क्या, एक बार रिमूव कर देता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलो ये रिमूव कर दिया। अब देखो एक्सीएल वाला, ये दोनों डायग्राम बने हुए एक साथ ही मैंने इसमें समझा दिया, इसलिए ऐसा है। अब आप देखो सिंपल एक्सीएल का डायग्राम, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, ये बन गया बॉक्स, ये बन गया अपना मैग्नेट, ठीक है ना। तो मैग्नेट में जो है जो डायरेक्शन बन रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम हो गई, ये आपका स्मॉल एल हो गया, हाफ ऑफ डिस्टेंस, ये भी हो गया स्मॉल एल। और आपने इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका जो दिख रहा है ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या है एक्स है, एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो ये देखो भैया, हाँ इसको मैंने आर माना है। अब देखो नॉर्थ पोल के कारण वो पॉइंट पी को, पॉइंट पी पर भी क्या क्या बैठा हुआ है, यूनिट नॉर्थ, तो नॉर्थ यूनिट नॉर्थ को झटका मारेगा बाहर की तरफ। तो ये देखो बी एन नॉर्थ पोल की वजह से और बी एस साउथ पोल की वजह से। तो देखो नॉर्थ बड़ा है और साउथ छोटा है, क्योंकि साउथ वाला दूर बैठा है तो साउथ वाले की दम कम लगेगी, है ना। तो यस, ये आ गया आपका एक्सीएल का डायग्राम। तो बच्चों यही एक्सीएल का डायग्राम है। अब एक्सीएल को भूल करके इक्वेटोरियल वाला डायग्राम देखो। अब एक्सीएल को भूल जाओ, मान लो ये सब कुछ नहीं बना है, केवल ऊपर देखो, ऊपर मतलब इक्वेटोरियल। बोलो। ये आपने बोला एस दूर है, नॉर्थ पास है। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आपका है पी पॉइंट, पी पॉइंट से ये बताओ नॉर्थ की पोजीशन पास में है तो नॉर्थ का फील्ड ज़्यादा लगेगा। पी पॉइंट से एस की पोजीशन दूर है तो उसका फील्ड कम लगेगा। चलिए, जो अपन ने यूनिट बोली है। बिल्कुल सही। तो जो नेट फील्ड निकला वो क्या निकला है, बी पी माइनस बी एस, बी एन माइनस बी एस। क्लियर हुआ। चलिए ये हो गया, ये आके आ गए, इतना आ गया। चलो अब आ जाओ भैया सीधे इक्वेटोरियल लाइन पर हेडिंग डाल लीजिए अपनी अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। चलो भाई ये ले लो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक लाइन ले लो, एक एक्सेस ले लिया आपने इक्वेटोरियल लाइन पे, ओ पॉइंट से जाता हुआ। इस बार डिस्टेंस आपको लेनी है आर, तो आर ले लो और मैं आर लेके करवाऊंगा। इधर पे वाई ले रखी है, आप आर लेके कर लो, आर लेके कर लो। चलो ले लिया। डायग्राम पहले देख लो, बस आप लोग पहले डायग्राम देख लो, लिखना बंद करो। डायग्राम देखिए सभी लोग। हाँ, तो ऊपर वाले पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्यू ले लो, ये दोनों जोड़ दिया। अब फील करना केवल नॉर्थ पोल की वजह पर जो क्यू पॉइंट रखा हुआ है इक्वेटोरियल पर, उस पर कैसा धक्का लगेगा। यूनिट नॉर्थ पोल है वहाँ पे, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, बिल्कुल सही। तो ये दोनों थीटा एंगल है। ये देखो बी नॉर्थ है, क्योंकि इंटेंसिटी निकालने के लिए यूनिट नॉर्थ रखना पड़ता है, तो बाहर की तरफ झटका लगा, बस बस वही ऊपर। तो नॉर्थ पोल की वजह से क्यू पॉइंट पर नॉर्थ पोल रखा है बाहर की तरफ, और जो साउथ पोल करेगा वो उसको पास की तरफ खींचेगा, तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। समझ गए ना। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ डायग्राम कि नहीं हुआ। यस सर। चलिए Yes, बस, sir. चलिए यही काम आपको करना है। अब इसको अपन जो है सिस्टमेटिकली मैं अपने तरीके से, बस तो ये डायग्राम आप मेनली बना लो। चलो बना लो ये डायग्राम। अब ये नीचे वाला मत बना लेना, ये आजू बाजू वाले, ये राइट साइड में जो बने हुए, केवल ऊपर वाला बनाओ इक्वेटोरियल का। इसको भी सेम भाई देंगे ना, एल एल उसके बाद आर। अब करता हूँ, देखो आर डिस्टेंस मैंने ऊपर बोली ना। चलो बना लिया डायग्राम, डन बोलो। यस सर। चलो ठीक है। अब इसको मैं तरीके से, अपने तरीके से आपको करके बताता हूँ कि कैसे करना है। चलिए तो क्या सीन है भाई इसमें, एक आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, यहाँ पर रखा हुआ है मैग्नेटिक साउथ और यहाँ पर रखा हुआ है मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है ना। कहीं जाना है क्या निशांत, बड़े बेचैन लग रहे हो यार, क्या उथल पुथल चल रही है। यह मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। आपने यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2l, यहाँ तो 2l होती है, तो इधर भी l और इधर भी l। ऊपर वाले डिस्टेंस पर जिस पॉइंट पर आपको आक्रमण करना है उस डिस्टेंस को क्या मान लो भैया, r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस r लिख लो, जो वहाँ पे y थी। तूने y चैंप ली है, r बोल रहा हूँ ना, लिखो y, r लिखो। r डिस्टेंस पे लिखना है ना, r डिस्टेंस पे अपन को फील्ड निकालना है। चलो अब बहुत आराम से, ये देखो भैया, ये l है, ये r है।
तो अब इस पॉइंट के कारण जो फील्ड निकलेगा एन पॉइंट के कारण थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेन थोड़ा फ्री चलता है। ये देखो बाहर की तरफ लगेगा, ये क्या है, इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल बी एन, ठीक है ना। अच्छा ये एल है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से सब लोग जानते होंगे, ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलिए दूसरा देखो, ये साउथ पोल है, साउथ पोल की वजह से इंटेंसिटी क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया क्या, बी साउथ, नीचे की तरफ लग गया बी साउथ। डिस्टेंस उतनी ए आर प्लस एल स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, आर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा। चलो इतना डायग्राम बना लो कॉपी में अपने, दोनों तरफ थीटा एंगल इक्वल कर लो, जो समझ में ना आया 10-15 बार पूछ लो। ठीक है, थीटा। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर बी एन के कंपोनेंट तोड़ना शुरू करो। अब देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों होगा, ऐसा कुछ एंगल पढ़ा है आपने 9th क्लास में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब देखिए बी एन का कंपोनेंट जो टूटेगा थीटा की डायरेक्शन में, आपको पता होगा बी एन का कंपोनेंट जो टूटेगा दैट विल बी बी एन कॉस थीटा, थीटा के पास वाला कंपोनेंट बी एन कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा बी एन साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये साउथ का कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है भैया, तो बी एस का इधर की तरफ एक कंपोनेंट टूटेगा, वो भी कॉस होगा, क्योंकि थीटा से जो चैप के कंपोनेंट टूटता है चिपक के, वो क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे टूटेगा बी एस कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा क्या, बी एस साइन थीटा। बच्चों बड़े अच्छे से सुंदर तरीके से ये डायग्राम बना लो, क्योंकि वहाँ पे नहीं बना। तो ऊपर बी एन साइन थीटा और नीचे बी एस साइन थीटा, ये बी मैंने एरो लगाया, ये है, ये कंपोनेंट नीचे भग रहा है, ये बी एस साइन थीटा बना लो अच्छे से। अब देखो जी बी एन का मैग्नीट्यूड, नॉर्थ पोल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ एम अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट है, इस जो भी पॉइंट है इसका नाम क्या ले लो, इसका नाम ए ले लो, और इसका नाम बी ले लो, और इसका नाम पी ले लो, ये पॉइंट पी है। तो डिस्टेंस क्या बन गई, बी पी का होल स्क्वायर। तो बी पी क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया बी एन। क्यों नहीं आया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी का, 1/4 सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है एम, और डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। बोलो सब लोग, आया समझ में कि नहीं आया, यस सर। ओके। अब दूसरा पॉइंट देखो भाई, बी साउथ देखो, इसका क्या होगा, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल, तो पूरा होना चाहिए ना, कहाँ पूरा होना चाहिए, इंटेंसिटी फिर भूल गए यार, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर वहाँ होती थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ कितनी है एम, और डिस्टेंस फिर से वही है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, खत्म हो गया जी। हाँ दोनों लिख लो,
अब आप बोल रहे हो कि सर स्क्वायर क्यों नहीं किया, किया है स्क्वायर, बट वो रूट लगा था इसलिए कैंसिल हो गया। नहीं, मैं नीचे वाला देख दोनों सेम टू सेम वही है। अब वो इस साइड वाला था ना, हाँ, ये इस साइड वाला है, लिख लो दोनों। अब ध्यान से देखो, जितना नॉर्थ वाली इंटेंसिटी आ रही है उतनी साउथ वाली इंटेंसिटी आ रही है। जितनी नॉर्थ वाली इंटेंसिटी उतनी साउथ वाली इंटेंसिटी है ना। यशराज क्लियर है? यस सर। हाँ, तो जितनी नॉर्थ की इंटेंसिटी उतनी साउथ की इंटेंसिटी है। तो भैया ऊपर बी एन साइन थीटा लग रहा है और नीचे लग रहा है बी एस साइन थीटा, तो लिखो सो अगर साइन थीटा दोनों के साथ चेप दो तो बी एन साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड बी एस साइन थीटा, और एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। बी एस साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल ईच अदर, लिख लो। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए कैंसल ईच अदर कर देंगे। देखिए आप फिर से देखिए बेटा, बी एन साइन थीटा ऊपर लग रहा है और बी एस साइन थीटा नीचे लग रहा है। ये देखो, ये नीचे लग रहा है बी एस साइन थीटा और एक ऊपर लग रहा है। भाई दोनों में साइन थीटा तो चिपका हुआ है। अब रही बात बी एन की और बी एस के मॉड की, तो वो भी अपन ने देखा इक्वल निकल गया। तो जब दोनों मॉड इक्वल हैं, दोनों साइन थीटा इक्वल है, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि नीचे भी 2 न्यूटन ऊपर भी 2 न्यूटन, तो दोनों कट गए, 0 हो गया। मतलब इस तरफ कोई डायरेक्शन कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, तो केवल अपने पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी वो इस तरफ निकलेगी, इस तरफ। समझ गए ना, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे। अच्छा, ऐड क्यों होंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं। सो लिखो सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगला टॉपिक लिखो सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी B एट पॉइंट P इक्वल टू, देखो पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी बनेगी कौन कौन ऐड होगा, एक बी एन कॉस थीटा और एक बी एस कॉस थीटा, इक्वल टू मॉड ऑफ बी एन कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी एस कॉस थीटा। दोनों ऐड हो गए। देखो बी एन कॉस थीटा बी एस कॉस थीटा, बट तभी मेरे को याद आया कि मैंने किया था कि बी एन का मॉड और बी एस का मॉड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो जहाँ बी एस है मैं वहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, बी एन। तो बी एन कॉस थीटा प्लस मॉड बी एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 2 मॉड बी एन कॉस थीटा, 2 मॉड बी एन कॉस थीटा। अरे दोनों इक्वल हैं, बी एन और बी एस दोनों इक्वल हैं। ये था ना BP हाँ, उसको क्यू लिख दिया आपने, उसको पी कर लो। बी पी पॉइंट पी पर इंटेंसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू बी एन कॉस थीटा प्लस बी एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 बी एन कॉस थीटा। ओके, तो 2 बी एन की वैल्यू पुट करिए। बी एन की वैल्यू देखो, बी एन की वैल्यू क्या है, अभी निकाली अपन ने, वही वाली बी एन की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो रहे हैं, दोनों इंटेंसिटी क्यों हो रहा है इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, लेफ्ट में। तो नीचे वाले क्यों, क्योंकि वो कैंसिल होगा इसलिए। वो कैंसिल हो गए, उनको क्या को लेंगे, नेट इंटेंसिटी इन दोनों का सम निकलेगी, सम निकलेगी तो दोनों ऐड हो गई। तो दोनों ऐड हो गई तो नेट इंटेंसिटी क्या बन गई, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। अब बी एन और बी एस दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो बाद में रखो चाहे पहले रखो, बात तो बराबर है। तो 2 कर लिया, वैल्यू पुट